एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जिसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। देश के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो शेयर बाजार में 23,000 अंकों की बढ़त हुई है, और ये तब है जब कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। काम धंधों पर कोरोना का बड़ा असर पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, यूपीएल और इंडसइंड बैंक के शेयर सबसे ज्यादा बढ़ने वालों में शामिल हैं। अब आपको दिखा देते हैं शेयर बाजार का 1,000 अंकों से 50,000 अंकों तक पहुंचने का सफर। सिर्फ 31 साल में सेंसेक्स ने ये नई ऊंचाई हासिल की है। 25 जुलाई 1990 को 1,000 अंकों पर ये पहुंचा था। 11 अक्टूबर 1999 को 5,000 अंकों पर, तो 6 फरवरी 2006 को 10,000 अंकों पर पहुंचा था। 29 फरवरी 2007 पे 20,000 अंक, 4 मार्च 2015 में 30,000 अंक और 23 मई 2019 को 40,000 अंक, जिसका रिकॉर्ड टूटा आज 21 जनवरी 2021 को, जब ये 50,000 अंकों तक पहुंचा। हमारे साथ शेयर बाजार के बड़े जानकार एसपी तुलसियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 50,000 के पार पहुंच गया। इससे आगे कहां जाएगा बाजार? देखिए, ऐसा है कि अगले 12 महीने यानी कम से कम, या फिर आप इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चले या इंडियन फाइनेंशियल ईयर से, वित्तीय वर्ष से, तो अगले 15 महीने जो है भारत के लिए काफी पॉजिटिव है, यानी मार्च 2022 तक। अब हम है जनवरी 2021 में। तो अगर आप वित्तीय वर्ष 2022 के लिए देखें तो जीडीपी का अनुमान है कि तकरीबन 11% तक आ सकता है, यानी डबल डिजिट 10% का अनुमान तो किसी ने भी डाउट नहीं किया है। बढ़ करके शायद 11 से 12% आ सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो स्वाभाविक है कि मार्केट उसे काफी पॉजिटिव रिसीव करेगा। और जैसे आपने देखा कि ये जो पिछले हमने जो 10,000 का आंकड़ा पार किया है, वो है करीबन 18 महीने या 20 महीने में हमने छुआ है। तो मेरे हिसाब से जो गति है, कम से कम उस अगला 10,000 का जो आंकड़ा है, वो मेरे हिसाब से 20-21 महीने या 22 महीने से कम में ही छुएगा। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर वर्ष 2021 में, कैलेंडर ईयर वर्ष 2021 में हमें 60,000 का अंक देखने को मिले, क्योंकि आगे की सिचुएशन जो है काफी पॉजिटिव है। इमर्जिंग मार्केट में भारत की एक काफी अच्छी स्थिति है। पूरा विश्व जो भारत के ऊपर देख रहा है, और जिस हिसाब से मैंने बताया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2022 काफी पॉजिटिव है। तो जो रिकॉर्ड आज टूटा है, आपका अनुमान है कि आगे ये भी टूट सकता है। सर, शेयर बाजार की इस रिकॉर्ड तोड़ बढ़त के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके कई कारण है। एक तो जैसे मैंने बताया कि जैसे जिस हिसाब से रूरल इनकम बढ़ रही है और जिस हिसाब से सरकार का रुख है, क्योंकि अगर आप कोई भी इकोनॉमी को, अगर एक गिरी हुई इकोनॉमी को फिर से उठाना चाहते हैं, तो इकोनॉमी से अगर किससे भी बात करें तो दो उसके पहलू होते हैं या दो उसके रास्ते हैं। एक है कि आप कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए और दूसरा आप बचत को बढ़ावा दीजिए। अब वर्तमान स्थिति में अगर इकोनॉमी फ्रैक्चर हो गई है, इकोनॉमी लड़खड़ा गई है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हमें कंजम्पशन को बूस्ट देना चाहिए, न कि बचत को। हो सकता है कि जब हम अगले साल के बजट के बारे में बात करेंगे, उस वक्त हमारा फोकस रहेगा बचत पे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो है फोकस है कंजम्पशन पे। और जिस हिसाब से दो कारण जैसे मैं बताऊंगा कि इतना जो, एक तो रूरल इनकम काफी बड़ी है, दूसरा जो शहरों में इनकम में जिस हिसाब से कटौती हुई थी कोविड के कारण, सैलरी कट हुई थी, वो सारी की सारी रिस्टोर हो गई है काफी हद तक। 90 से 95% सेक्टरों में, अगर आप चुनिंदा सेक्टरों को, चुनिंदा कंपनी को छोड़ें, और वो सारी की सारी हम उन्हें पुराना जो कितना भी कट हुआ था 66 महीने का, वो एक मुश्त पैसा मिला है। तो अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण और शहरी दोनों में जो कंजम्पशन, जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है, उससे कंजम्पशन को काफी बड़ा बूस्ट मिला है। और वही जो मुख्य कारण है कि देखिए कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा क्या विदेशी निवेशकों की वजह से भी ये उछाल आया, ये कहा जा सकता है? देखिए, विदेशी निवेशकों का जरूर इसके अंदर चीज का एक सहयोग है, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा कि विदेशी निवेशक अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनको डोमेस्टिक का सहयोग न हो, अगर डोमेस्टिक कैपिटल नहीं हो, जैसे LIC ने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, जिस हिसाब से उन्होंने और उनका प्लान है, तो वो सारी की सारी चीजें दोनों का कॉम्बिनेशन है, DII का, लोकल इन्वेस्टरों का, जिस हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हमारे भारत में। आप देखिए, हर आदमी जिसकी कमाई कम हुई है, कहीं ना कहीं रूप में शेयर बाजार से उन्होंने अपनी कमाई का भरपाई किया है। और अगर आपको शेयर बाजार से कमाना है तो आपको अपनी कैपिटल को निश्चित रूप से डाइवर्ट करना होगा। FI निश्चित रूप से
जैसे मैंने बताया कि इमर्जिंग मार्केट में इंडिया सबसे ऊपर है, तो जितने भी विदेश के डेवलप मार्केट है, खास करके यूएस के मार्केट, वो सारे के सारे इंडिया पे नजर लगाए और उनका काफी अच्छा निवेश है। लेकिन इंडिया की में एफआई के निवेश के साथ साथ में डोमेस्टिक निवेश भी काफी ज्यादा रहा है। दोनों का मेरे हिसाब से एक कॉम्बिनेशन रहा है बाजार को ऊंचा खींचने। तुलसियान जी, तो क्या कहेंगे हम कि आने वाले दिनों में बाजार में करेक्शन आएगा? देखिए, करेक्शन अगर आप नियर टर्म में देखें तो कभी भी बाजार एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। इंटरमीडिएट करेक्शन आने चाहिए और वो आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक देखेंगे, दो कारण है। एक तो बाजार, जैसे मैंने बताया कि जो 50 से 60 हजार का लक्ष्य है सेंसेक्स का, उसके दो कारण होते हैं। एक तो अर्निंग बढ़ती है और दूसरा है पी एक्सपेंशन होता है। तो जो क्वालिटी स्टॉक है, जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, फिर उसमें चाहे एफएमसीजी हो और आईटी हो, मुख्यतः मैं दो सेक्टर्स का इंक्लूड करना चाहूंगा। इनमें काफी बड़ा पी एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है। अगर आप आईटी सेक्टर्स में देखें तो करीबन पी में प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कहते हैं, उनमें तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है पिछले 12 महीने में। एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां होती है, वहां पे हमने पी में इजाफा देखा करीबन 25 से 33% का। और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी और जैसे जैसे प्रोजेक्शन FY22 का एक काफी बढ़िया आता हुआ दिखाई देगा, उससे उनको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और पी एक्सपेंशन होगा। तो अर्निंग और पी एक्सपेंशन दोनों साथ में कारगर करेंगे और दोनों का कारण होगा कि एक बाजार आगे चलेगा। आज जब सेंसेक्स 50,000 के पार है तो निवेशकों को क्या सलाह देंगे आप? निवेशकों को मेरा हमेशा रहता है कि एसेट एलोकेशन बहुत नियमित और बहुत संतुलित रूप में करना चाहिए। मेरी हमेशा राय रही है, जो मैं 40-45 साल से हमेशा जिसे बाजार में एडवाइस करता हूँ, कि आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 70% जो है फ्रंटलाइन स्टॉक में रखिए। वहां पे भले आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। मानिए कि आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप जो मझले कैपिटल के शेयर है, उनमें अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपको 40% रिटर्न मिले अगले साल में। उसके बजाय फ्रंटलाइन में हो सकता है आपको 25% रिटर्न मिले। लेकिन मेरी सलाह कि कम से कम 70% आपका पोर्टफोलियो जितना आपने स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, उसका 70% पैसा जो है वो फ्रंटलाइन स्टॉक में होना चाहिए और बैलेंस 30% स्टॉक जो है वो मिड और स्मॉल कैप में लगाइए। और प्रॉफिट बुकिंग अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली एक रवैया क्या होता है निवेशकों का कि बढ़ते बाजार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ शेयर खरीदते जाते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और पोर्टफोलियो को रीशफल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पेपर पे ही आपका प्रॉफिट रहेगा। तो एक तो एसेट एलोकेशन और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, ये दो मंत्र अगर कोई भी निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट में उसको उतारता है तो निश्चित रूप से वो सफल निवेशक और फायदेमंद निवेशक रहेगा। तुलसियान जी, हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से कई सारे सेक्टर्स को भारी आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ा और अभी भी वो उभरने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो कोरोना की वैक्सीन आ जाने के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उभर रही है। आप आने वाले दिनों में किन सेक्टर्स में विकास देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि निश्चित रूप से कोविड ने जिस तरह से पहले इफेक्ट किया था, काफी सेक्टर जो सर्विस ओरिएंटेड थे और जहाँ पे पर्सनल टच था, उन सेक्टरों को बहुत बड़ी एक मार लगी थी। लेकिन अगर आप मुझसे अब वर्तमान की स्थिति देखें तो मल्टीप्लेक्सेस को छोड़ दीजिए, उसके सिवा मुझे नहीं लगता कोई भी सेक्टर को इतना बड़ा नुकसान हुआ जितना कि हमें एक अनुमान था या हमें जिसका डर था। अगर आप खास करके एयरलाइंस देखें या फिर होटल्स देखें, दो जो जिनका काफी एक बड़ा प्रेजेंस है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में, भी उनका काफी एक योगदान है। तो दोनों सेक्टरों ने अच्छा बाउंस बैक किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मल्टीप्लेक्स छोड़ दें या फिर मनोरंजन इंडस्ट्रीज को छोड़ दें, उसके सिवाय बाकी सारे सेक्टर्स अक्रॉस द बोर्ड ने काफी अच्छा बाउंस बैक किया। और अगर जो मेरा आने वाले समय में जिस हिसाब से ये है कि हमेशा मेरा एक रहता है कि एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो ऑल सीजन सेक्टर है, वो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में 25% तक का समावेश होना चाहिए। यानी इसमें फिर उसमें आप चाहे कोई भी शेयर चूज करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या गोदरेज कंज्यूमर हो या फिर डाबर हो। दूसरा मेरा सेक्टर होता है कि आपको हमेशा बैंकिंग और फाइनेंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस में क्या एडवांटेज होता है कि वो जीडीपी का दुगुना, कम से कम दुगुना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट या मल्टीप्लाई इफेक्ट जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका हमें देखने को मिलता है। तो अगर हमारी जीडीपी 10 से 11% की ग्रो करेगी, जो अनुमानित है अब वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल सेक्टर जो है 22 से 24% की ग्रोथ दिखाएगा। अगर 22 से 24% की ग्रोथ की अनुमान है तो वो शेयर प्राइस में देखने को दिखेगा। तो दो सेक्टर पर निश्चित रूप से मेरा फोकस रहेगा, एक एफएमसीजी और दूसरा होगा ये बैंकिंग फाइनेंशियल। और कमोडिटी में स्टील और सीमेंट में अगले 12 महीने के लिए काफी अच्छा ध्यान रहेगा, क्योंकि सरकार का जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे फोकस है, उसमें सीमेंट और स्टील ये दोनों काफी अच्छे चीज परफॉर्म करने की संभावना है। तुलसियान जी, तो वो कौन से टॉप 5 स्टॉक्स कहें जिसे चुनने की सलाह आप निवेशकों को देंगे?
देखिए, जैसे मैंने बताया कि एफएमसीजी में अगर मैं एक स्टॉक चुनना चाहूंगा तो मैं जाऊंगा HUL के साथ, हिंदुस्तान यूनिवर्सल। तो इसके वर्तमान में जिस तरह से वैल्यूएशन है वो काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छे हैं। दूसरा स्टॉक होगा HDFC लिमिटेड, जो कि एक तरह से प्रमोटर है HDFC बैंक का, HDFC AMC का, HDFC लाइफ का और भी उनके जो दूसरे जितने भी कामकाज है, और खुद का उनका हाउसिंग फाइनेंस का काफी अच्छा कर रहा है। तो दूसरा होगा HDFC लिमिटेड। तीसरा मेरा जो होगा कि जैसे कि मैंने बताया सीमेंट और स्टील में, तो स्टील में मेरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसमें अभी सरकार ने अपना निवेश घटा के 65% किया, और जिस तरह से स्टील सेक्टर परफॉर्म करा वो काफी अच्छा रहेगा। चौथा सेक्टर जो कमोडिटी के एंगल से वो है वेदांता लिमिटेड, क्योंकि वेदांता लिमिटेड में अगर आप बिजनेस वर्टिकल देखेंगे तो उसमें चाहे उनका क्रूड हो, जिंक हो, आयरन ओर हो या फिर ये स्टील हो, सारे के सारे वर्टिकल काफी अच्छा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पूरे 2021 में, वर्ष 2021 में कंपनी काफी अच्छे करने की संभावना है, तो वो एक अच्छा रहेगा। और पांचवा स्टॉक जो है वो IT सेक्टर से होगा, HCL टेक्नोलॉजी, जिसका कि अभी 2 या 3 दिन पहले रिजल्ट आया, कमेंट्री काफी अच्छी थी, वैल्यूएशन उसके काफी ठीक ठाक है। अगर आप TCS और इन्फोसिस जो कि बेलवेटर हैं उनसे आप कंपेयर करें तो HCL टेक जो है 3rd नंबर की कंपनी है, लेकिन उसके P मल्टीपल जो हैं वो TCS और इन्फोसिस से करीबन 2/3 पे मिल रहे हैं आपको। तो ये 5 स्टॉक्स मैं निवेशकों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो शेयर मार्केट के बड़े जानकार SP तुलसियान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।